शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। कल हम लोग पढ़े थे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, यानी छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी। तो हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो द्वितीय छायावाद कवि कहे जाते हैं। प्रथम जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, 1889 देखे थे उनका कल जन्म। और आज देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें महेश कहा जाता है। कल आप लोगों को बताई ही थी छायावाद के बृहत त्रयी के बारे में। तो छायावाद के बृहत त्रयी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखते हैं। छायावाद की बृहत त्रयी में आते हैं सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद जी जो ब्रह्मा हैं, सुमित्रानंद पंत जी विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं आप लोगों को ट्रिक में इसको समझाने की कोशिश की थी। सुमित्रानंद पंत यानी विष्णु का रूप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही सीधे साधे हैं ये, इसीलिए भोले बाबा, भोलेनाथ जिसको कहा जाए, महेश। और जयशंकर प्रसाद जो पूरे विश्व की संरचना किए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। तो वो क्या हो गए, जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में यानी जनक या पिता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अब इनका जन्म देखिए। जन्म है 21 फरवरी 1899, 21 फरवरी 1899। और आप जयशंकर प्रसाद जी का देखे थे 1889, ठीक है। 1889 ईस्वी देखे थे किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। तो वो बड़े हुए, क्योंकि यूजीसी नेट सिलेबस में छायावाद के सभी कवियों का नाम दे देगा, उसको क्रम से लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, यानी वो बड़े हुए, यानी पहले जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आ जाएगा, क्योंकि 1899। उसके बाद सुमित्रानंद पंत और उसके बाद सबसे छोटी हैं महादेवी वर्मा जी, 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो उसी आधार पे आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को, हालांकि मैं महादेवी वर्मा जी का और सुमित्रानंद पंत जी का भी जीवन परिचय लेकर आऊँगी क्रम से। जन्म है 21 फरवरी 1899 ईस्वी में मेदिनीपुर के महिषादल में, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था। पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोरमा देवी और पुत्री है सरोज। एक 19 वर्षीय पुत्री है उनका सरोज, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें सरोज स्मृति नाम से एक कविता ये लिखे हुए हैं जो यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, जिसको हम लोग देखेंगे, सरोज स्मृति। कर्म क्षेत्र साहित्यकार, यानी ये एक साहित्यकार थे अपने कर्म क्षेत्र में। मैंने इनकी जो जीवन परिचय है हम सुनेंगे तो इतना भाव विभोर हो उठेंगे कि बहुत ही सुंदर, और इनकी जीवन परिचय, इनकी जीवन शैली थी। ये एक साहित्यकार थे और हमेशा ये गरीबी में अपना जीवन जिए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी उन्हें मिले उसको दान दे दिया करते थे। बहुत ही निराला, और बचपन से लेके अंत तक उनका संघर्ष, बहुत ही संघर्ष था। तो वो अपने जीवन परिचय में उनका देखेंगे हम लोग। बचपन का नाम है सूर्य कुमार, इनका बचपन का नाम था सूर्य कुमार। रविवार को ये जन्म लिए थे, इसीलिए इनका नाम था सूर्य कुमार, यानी सूर्य रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार था। लेकिन वही 1817-18 ईस्वी में बदलकर इन्होंने सूर्यकांत कर दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से फिर जाने लगे। अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित हैं ये। निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। पहला है अनामिका 1923, पहला क्या है, अनामिका 1923। दूसरा परिमल 1930, तीसरा गीतिका 1936, फिर तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। याद रखिएगा ये कुकुरमुत्ता 1942 जो कविता है, यह कुकुरमुत्ता कविता यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। इसको हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और कहीं कहीं कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1941 भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रमाणित है वो 1942 है। यदि ऑप्शन में 1941 और 42 दोनों हो तो आप लोग 42 उसमें टिक कीजिएगा। अब देखिए अणिमा है 1943, बेला है 1946 और आराधना है 1953,
नए पत्ते हैं 1946, ये बहुत पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये नए पत्ते को बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। नए पत्ते 1946 को प्रकाशित हुआ था। क्योंकि क्रम में मिलाने के लिए यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा देता है, सभी के रचनाओं का देता है, कभी लेखकों का देता है क्रम से जमाने के लिए, ऐसे इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। ये जो नए पत्ते हैं 1946 है। और अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी रचनाएं बहुत ही आईएमपी हैं, क्रम से मिलाने के लिए ये दे सकता है। अब देखिए इसका क्रम से ट्रिक देखिए। तई अनारकली पढ़ती गीत गावत, छती चढ़ी तो तुलसी उड़ती, ये एक दोहा की तरह है। तई अनारकली पढ़ती गीत गावत, छती चढ़ी तो तुलसी उड़ती। तो इसमें देखिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर ट्रिक में दिया गया है तई यानी 23 को क्या हुआ था प्रकाशन, अनामिका। ठीक है, तो यहाँ पे अनारकली लिखा हुआ है, अनामिका। ठीक है, अब देखिए 30 यहाँ पे दिया हुआ है, 30 में क्या था 1930 में परिमल, परतीस मैंने परिमल। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। पढ़ती में परिमल आप लोग याद कर लेंगे, और 30 में 30। फिर देखिए गीत गावत, गीतिका क्या है 36, मैंने यहाँ पे देखिए ट्रिक में दिया हुआ है 36, ये छती यानी 36। चढ़ी तो तुलसी उड़ती यानी 38, देखिए यहाँ पे चढ़ी तो तुलसी 38, तुलसी का देखिए 1938 है। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तई अनारकली पढ़ती गीत गावत, छती चढ़ी तो तुलसी उड़ती, इसमें आपका सन भी दिया हुआ है और इसमें आप लोगों का रचना भी दिए गए हैं, जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, या फिर आप अपने मन से भी ट्रिक बना के पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण रचना में सरोज स्मृति 1935 इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो मैं आप लोगों को ऊपर ही बताई थी। सरोज स्मृति उनकी एक पुत्री थी 19 वर्ष की, उनको विवाह करके दिए हुए थे और शायद दहेज वहेज के लिए कुछ के लिए वह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सरोज स्मृति में अपनी कविता में, बहुत ही लंबी कविता है, इसमें लिखे गए हैं। यूजीसी नेट सिलेबस में हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सरोज स्मृति 1935 में प्रकाशित हुआ था। फिर राम की शक्ति पूजा 1936 में, ये भी कविता यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक देखते हैं। अपरिगीत स्मृति राम की तुलसी कुमुत, अणिमा बेल के पत्ते ले, अर्चना व आराधना की तथा उनकी गीत संध्या में गूंजी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक भी ट्रिक है, देखिए आप लोगों को जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। अनाम परी ने गीत तुलसी के गाए, कुकुर अणिमा के बेल पर नए पत्ते आए, अर्चना ने आराधना के लिए गीत सांध्य के गाए। ये आप लोगों का ये सभी रचनाओं को ट्रिक में याद करने के लिए दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करके आप लोग इस ट्रिक को भी लिख लीजिएगा, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की खड़ी बोली की पहली कविता जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुआ, इसे अश्लील कविता के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मानते हुए अपने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए नामंजूरी दे दिए थे। एवं अंतिम कविता था इनका पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों को बताई क्योंकि जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जूही की कली एक अश्लील कविता के रूप में कौन अस्वीकार किए थे, इस तरह से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया था। इसीलिए मैं आप लोगों को बताई कि अश्लील कविता के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको माना था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए मनाही दी थी। निराला की सर्वप्रथम कविता भारत माता की वंदना, जो 1920 रामविलास शर्मा के अनुसार, याद रखिएगा, निराला का सर्वप्रथम कविता भारत माता की वंदना माना जाता है, जो 1920 को रामविलास वर्मा जी के अनुसार माना जाता है कि ये सबसे सर्वप्रथम कविता है। इनकी अंतिम कविता क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ।
ये भी वही मानते हैं जो सर्वमान्य है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 एवं अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 ईस्वी है, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम काव्य संग्रह। इसमें आप लोग देखें, सर्वप्रथम जो पहली कविता थी, यहाँ पे सर्वप्रथम कविता इनके रामविलास शर्मा के अनुसार ये था भारत माता की वंदना। और यहाँ पे निराला की प्रथम काव्य संग्रह, याद रखिएगा, कविता अलग है और काव्य संग्रह अलग है। तो काव्य संग्रह होगा अनामिका 1923 एवं अंतिम काव्य संग्रह होगा सांध्य काकली काव्य संग्रह। ठीक है, सांध्य काकली, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। अनामिका काव्य संग्रह के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। प्रथम संस्करण है 1923 में और द्वितीय संस्करण है 1938 में। याद रखिएगा, इनकी परिमल काव्य संग्रह में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जो परिमल काव्य संग्रह है उसमें प्रकाशित हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जूही की कली जो कविता है वो हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, और जागो फिर एक बार ये भी यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है। जो कि अनामिका काव्य संग्रह में प्रसिद्ध कविताएं हैं सरोज स्मृति, जो बहुत ही लंबी कविता है, हमारे यूजीसी नेट में रखा गया है। राम की शक्ति पूजा, ये भी यूजीसी नेट में रखा गया है। तोड़ती पत्थर, ये भी यूजीसी नेट में इकाई 5 में कविता में रखा गया है। हम लोग बहुत अच्छे से इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग निराला जी का जीवन परिचय ही देख रहे हैं, इसीलिए इतना विस्तार से नहीं देख पाएंगे। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की पहली कविता भारत माता की वंदना है। रामविलास शर्मा के अनुसार क्या है? भारत माता की वंदना है। ये मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ। रामविलास शर्मा जी के अनुसार क्या है? ये भारत माता की वंदना है। अब देखते हैं निराला की अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं जो यूजीसी नेट सिलेबस में भी रखा गया है। फटाफट देख लेते हैं इसका संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त व्याख्या। सरोज स्मृति, सबसे पहले इनकी कविता जो है सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हमारे यूजीसी नेट सिलेबस इकाई 5 में कविता के रूप में सरोज स्मृति रखी गई है। यह बहुत ही लंबी कविता है। निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, जिसे निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा था। कहीं कहीं 19 वर्षीय भी लिखा हुआ मिलता है, देख लीजिएगा। इसे आधुनिक हिंदी का काव्य का प्रथम और उत्कृष्ट शोक गीत, यानी कि उनकी जो सरोज थी उनकी मृत्यु के बाद ये शोक गीत की तरह ये लिखे हुए हैं सरोज स्मृति को, तो इसीलिए यह शोक गीत है। याद रखिएगा क्या गीत है? सरोज स्मृति एक शोक गीत है। शोक गीत भी इसको कहा जाता है। इसमें वात्सल्य और करुण दोनों रसों की सामंजस्य किया गया है, यानी वात्सल्य रस का भी यहाँ सामंजस्य है और करुण रस का भी। यदि परीक्षाओं में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरोज स्मृति में कौन से रस का प्रयोग किया गया है, तो वात्सल्य और करुण दोनों रसों का सामंजस्य किया गया है। अब देखिए दूसरा है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और राम की शक्ति पूजा निराला जी ने कृतिवास रामायण से लिया था। मैंने इस कथानक को कहाँ से लिया था? बांग्ला के एक कृतिवास रामायण है, जिससे वो लिए थे राम की शक्ति पूजा को। ये भी बहुत ही लंबी कविता है। हम लोग के यूजीसी नेट में इकाई 5 में इसे भी रखा गया है। इसमें निराला ने राम के माध्यम से अपने जीवन संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से यह काव्य भारतीय स्वतंत्र संघर्ष से जुड़ती है। ठीक है, यह मेरा हैंड नोट्स है। मैं इसको जब यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं की थी और अध्ययन कर रही थी दिन रात, तभी मैं ये सभी नोट्स बनाई हूँ, और इसी नोट्स को पढ़ते हुए मैं अपना सफलता प्राप्त की हूँ। बहुत ही मेहनत करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप लोगों को बने बनाया सब मिल जाए खाने के लिए, तो कभी भी आप उस महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि उसको बनाने वाला कितना मेहनत से उस खाना को या उस पकवान को वो बना रहा है। उसी तरह से कितने मेहनत से ये नोट्स वगैरह बना के हम लोग अध्ययन किए हैं और सफलता प्राप्त किए हैं, और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये इसका आप लोग कद्र कीजिए और बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के मेहनत करते हुए पढ़िए। आप लोग जब सफल हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कोने में
1 मिनट के लिए या आधा सेकंड के लिए भी हम लोग को याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही खुश, यानी कि जैसे एक गुरु होता है, गुरु को सिर्फ थोड़ा सा ही याद कर लीजिए कि मैं उनके लिए ही आज सफल हो पाई, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, उसी के लिए उन्हें गुरु कहा जाता है। तुलसीदास 1938, तुलसीदास का प्रकाशन हुआ 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ये 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। इसमें निराला ने सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन किया है। इस रचना में तुलसीदास के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए पीहर चले जाने व पत्नी द्वारा फटकार लगाने जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर भगवान राम की उपासना में लीन होने की घटना का वर्णन इस रचना पर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता, जो यूजीसी नेट सिलेबस में रखा गया है, कुकुरमुत्ता रचना। इसमें क्या है देखिए, 1942 में यह प्रकाशित हुआ था, कहीं कहीं 1941 भी मिल जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये निराला की प्रसिद्ध कृति है। इस रचना में उन्होंने प्रतीक रूप से पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक गुलाब है और श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता है, क्योंकि कुकुरमुत्ता स्वयं मुक्ता है और गुलाब पूंजीपतियों का, यानी उसको बहुत ही जत्न करना पड़ता है, उसको पालने के लिए, उसको बड़े करने के लिए गुलाब के पेड़ को बहुत ही यत्न लगते हैं। अब देखते हैं नए पत्ते। नए पत्ते, इसमें कवि की 7 व्यंग प्रधान कविता का संग्रह किया गया है, याद रखिएगा। निराला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखिएगा, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वतंत्र रूप से ये अपनी रचनाएं रचते हैं। कुछ आलोचकों ने मुक्त छंद को रबड़ या केंचुआ छंद भी कहा है, याद रखिएगा, क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रबड़ या केंचुआ छंद भी कहा है। ये परीक्षाओं में पूछ चुका है यूजीसी नेट में, इसीलिए मैं इसको आप लोगों के पास रखी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व को क्या कहा है? जातीय छंद कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में वो लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना। इसीलिए वो स्वतंत्र कवि यानी मुक्त कवि भी कहे जाते हैं। निराला को छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। निराला को क्या कहा जाता है? श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, टीईटी, हर एक जगह पर आप लोगों को ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का काव्य कहा है। क्या कहा है? शताब्दी का काव्य कहा है, याद रखिएगा। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अब देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला को कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। डॉक्टर रामवर सिंह ने भी निराला की कविता को डॉक्टर रामवर सिंह ने भी निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। आप लोग ऊपर देखें, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का काव्य कहा है और यहाँ पे डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम प्रदान किया था, याद रखिएगा। महाप्राण निराला नाम का एक आलोचना पुस्तक लिखे थे गंगा प्रसाद पांडे जी, और उसमें इनको महाप्राण निराला जी का संबोधन देते हुए प्रदान किया था ये बुक के माध्यम से। इनको छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पंथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। यह छायावाद के रुद्र यानी कि महेश माने जाते हैं, यानी इनकी जो व्यवहार है विद्रोही प्रवृत्ति का है और ये भोले भी हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ यानी महेश कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज और औदात्य का कवि कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज और एवं औदात्य का कवि कहा है।
इन्होंने मतवाला, याद रखिएगा, मतवाला और समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन कार्य किया है। 2 पत्रिकाएं थे इनका, मतवाला और समन्वय। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में क्वेश्चन, क्योंकि पत्रकारिता से बहुत ही प्रश्न उठते हैं। तो इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक 2 पत्रिकाओं में संपादन के रूप में कार्य किए थे। इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्त के कवि हैं। इनको सर्वाधिक विरोध का सामना क्यों करना पड़ा था? देखिए, ये बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। मैं पहले से ही आप लोगों को बता दी। एक बार महात्मा गांधी जी के पास भी वो लड़ने चले गए थे कि आप उन्हें कैसे राष्ट्र कवि का पुरस्कार दे दिए, गुप्ते जी को। इनसे भी और अच्छे अच्छे कवि साहित्यकार हैं, आप किसी का साहित्य पढ़े हैं अब तक? इस तरह से कहते हुए महात्मा गांधी जी के पास भी वो लड़ाई करने चले गए थे। तो बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका नाम ही निराला है और वो खुद भी निराला थे। उनकी स्टोरी सुनते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कभी आप लोगों को निराला जी की जीवन से संबंधित स्टोरी को भी लेके आऊँगी, उनकी कहानी को भी लेके आऊँगी। उनकी जो मुँह बोली बहन थी, जो छायावाद की आधार स्तंभ में से एक आती हैं, महादेवी वर्मा, उनके साथ भी उनका किस तरह से भाई बहन का संबंध था, वो किस तरह से अपना व्यक्तित्व को और अपना व्यवहार को बनाए रखते थे, और अपना निराला नाम ऐसे ही उन्हें नहीं मिल गया, वो किस तरह से निराला थे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को एक दिन ज़रूर एक वीडियो में बताऊँगी। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्त के कवि हैं। आचार्य शुक्ल बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है 1935 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। निराला जी की भाषा है संस्कृत निष्ठ, सभाष बहुल किंतु गयता से युक्त भाषा है। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये निराला जी का कथन था। क्योंकि ये विद्रोही प्रवृत्ति के थे, तो इनका ये कथन था। इस तरह से हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बहुत ही विस्तार से उनकी परिचय को देखे, वो किस तरह से थे, उनका व्यवहार कैसे था, वो सभी देखे। कल हम लोग देखेंगे सुमित्रानंदन पंत कल के वीडियो में, इसीलिए अगले वीडियो में अब मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक मुझे सुने और बहुत ही विस्तार से अध्ययन किए, और अपना नोट्स भी अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो सकें।